इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से 35% टैक्स कम हो चुका है, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए क्योंकि अभी सूबों को खदशात है। हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। ये एक लामानी बहस है कि मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानी जान ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शायद अगर आज चाहते आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला। American contribution of $5 million to support Pakistan's SS Emergency Cash Program, designating Pakistan a priority country for coronavirus assistance. The United States has committed nearly $15 million in new coronavirus response funding. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की रिकॉर्ड तादाद सामने आई, 1500 से ज़्यादा तादाद हो गई पाकिस्तान में। लेकिन आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि परसों से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन की वजह से, माशी सरगर्मियों के रुक जाने की वजह से रेवेन्यू में 35% कमी आ रही है और बरामदात भी पाकिस्तान की कम हो रही हैं। साथ साथ ये भी बताया गया कि ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी क्योंकि अभी इस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर और भी मसला चल रहा है। चौधरी बरादरान ने नैब के अख्तियारात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया और आज नैब के तर्जमान ने भी वजाहत कर दी और बड़ी खूब वजाहत की। उनका कहना था कि मुबैना मुकदमात की बुनियाद पर नैब के ख़िलाफ़ एक न ख़त्म होने वाला प्रोपेगेंडा जारी है। हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद नवीद कमर साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वज़ीर दिफा भी रहे हैं और भी वजारतों के कलमदान इनके पास रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर तिजारत हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आखिरी वक्त में हमने आपको ज़हमत दी और आपने हमारे साथ बात करने पर आमादगी का इज़हार किया। हम अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद नवीद कमर साहब, मामलात माली हैं और बहुत पुराने हैं। चौधरी बरादरान लाहौर हाई कोर्ट चले गए। चौधरी बरादरान ने जो बात की सियासी इंजीनियरिंग वाली, वो अपोजिशन का एक ही तरह का नुक्ता नज़र है। नून लीग का भी यही नुक्ता नज़र है, पीपल्स पार्टी का भी यही नुक्ता नज़र है। नैब के तर्जमान कहते हैं कि नैब के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और वो कहते हैं कि पुराने मुकदमात को अलमारी की जीनत बनाकर तो नहीं रखा जा सकता। तो ये मामला अब किसी और डायरेक्शन में जा रहा है नैब की बुनियाद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया राजा साहब। बात यह है कि ये चीज़ कोई नई नहीं है। ये तो जब से नैब पैदा हुई है तब से ये इश्यूज आ रहे हैं कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, इस्तेमाल हुई है। वैसे ये आयरॉनिक बात है कि नैब का इब्तिदाई इस्तेमाल हमारे PMLQ के दोस्तों को ही फायदा देने के लिए और एक हुकूमत कट्टरपंथी हुकूमत ही कहना चाहिए जो कि 2002 में बनाई गई और PMLQ और PPP पेट्रियट्स जो क्रिएट की गई वो नैब के ही मदद से और खुद चौधरी परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला थे और चौधरी शुजात हुसैन तो वजीर आज़म भी बने थे उसी दौर में। जी, लेकिन अब ये कम फुल सर्कल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि अब वो भी कह रहे हैं और मुझे कोई हैरत नहीं होगी, प्राइवेटली अब कहते हैं लेकिन पब्लिकली PTI के भी बहुत सारे लोग जो हैं इसी व्यू पॉइंट पे आएंगे। सवाल ये है कि अगर आपने पॉलिटिकल क्लास को सिंगल आउट किया है और एज अ प्रेशर ग्रुप आप नैब को इस्तेमाल करते हैं, जब मर्जी है कि आपने एक केस उठाया उसको अलमारी में डाल दिया और जब आपको उनका हाथ मरोड़ना हुआ तो आपने वो अलमारी से निकाल के उससे जो है फाइल से मिट्टी हटा के और उसको फिर टीवी चैनल्स की जीनत बना दिया।
ये कोई अकाउंटेबिलिटी है? ये कोई गवर्नेंस का तरीका है? अब हमारे चीखने से तो अब फायदा नहीं होता। अब जब सारा इतना बड़ा कोरस हो रहा है तो हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर उनकी ये तो सारी जो बात है उसकी कली खुल जाएगी ना, कि ये जिस हुकूमत ने भी या जिस इंस्टीट्यूशन ने भी इस्तेमाल किया नैब को, अब तो वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, तो अब तो सारी जो है वो बात वाजे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि नैब के इरादे कभी सही नहीं थे, ना पहले बनाई गई इस रीजन की वजह से, ना आज तक है। इस इदारे को बंद होना चाहिए उसूलन। लेकिन अगर आपकी कंपल्शन से और बंद नहीं कर सकते तो उसमें इतने रिफॉर्म्स तो जरूर लाएं कि पब्लिक को कुछ कॉन्फिडेंस तो हो कि जो कर रहे हैं वो एक एंटी करप्शन ड्राइव है, कोई एंटी पॉलिटिकल या एंटी ऑपोजिशन ड्राइव ये नहीं है। चले इधर रुकिएगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नून लीग को भी यही शिकायत, पीपल्स पार्टी को भी यही शिकायत, अब चौधरी बरादरान को भी यही शिकायत। वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को भी नोटिस जारी कर दिया। लेकिन सवाल ये भी तो है कि पॉलिटिकल क्लास, सैयद नवीद कमर साहब बात कर रहे थे, फिर अदालतें मौजूद हैं, फिर शिकायत क्यों की जाती है? पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, अभी पीर वाले दिन ये इजलास भी शुरू हो रहा है, ना पहले खत्म किया जा सका, ना अब कोई ऐसी मूव नजर आती है। नहीं, इसमें एक चौथी आवाज भी, ऑपोजिशन तो दोनों जो पार्टियां हैं वो तो नैब के मामले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं, और मैं बिल्कुल सैयद नवीद कमर से एग्री करता हूं कि 1999 में और 2000 में आने वाला ये जो नैब ऑर्डिनेंस था, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाए सियासी इंजीनियरिंग के इसने और कोई काम नहीं किया। और जो पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि जो भी हालिया चीफ जस्टिस दिसंबर तक थे, उन्होंने भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मामला बड़ा संजीदा है। लेकिन इस वक्त फिर खान साहब गुजारिश ये है, फिर ऐसी क्या वजह है, अगर एक ऐसी सियासी जमात जो 2000 से लेकर 2007 तक इक़्तिदार में थी, आज वो नैब के खिलाफ अदालत में चली गई, एक सियासी जमात जो 2008 से 2013 तक इक़्तिदार में थी वो भी कहती है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो जमात 2013 से 18 में इक़्तिदार में थी वो भी, आप भी यही फरमा रहे हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस भी जैसे आप फरमा रहे हैं और पूरी कौम ने सुना था वो भी यही बात कर रहे हैं, तो फिर नैब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या वजह? नहीं, नैब को इस पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जो मैंडेट की चोरी से हुकूमत बनाई गई है इस वक्त, उनका तो चूंकि सारा जो खेल है वो कायम ही इस पर था कि हमने ऑपोजिशन को मतून करना है, हमने ऑपोजिशन को जेलों में डालना है और उसको हमने एहतसाब बनाकर पेश करना है, हालांकि वो सिर्फ सियासी इंतकाम था। तो अब जबकि ये सूरत हाल यहां तक पहुंची है कि हुकूमत के अपने हलीफ जो हैं, और वो हलीफ जिनकी पंजाब में इंतहाई अहमियत है, जी हाँ, पंजाब की ये हुकूमत उनके क्रचेस पे खड़ी है। जी, हुकूमत उनके क्रचेस नहीं, एक तो माफी भी खड़ी है लेकिन उनके क्रचेस पर भी खड़ी है काफ लीग के। तो वहां ये जो चौधरी बरादरान का अदालत आलिया में जाना है, ये जाहिर कर रहा है कि जो हलीफ जमातें हैं उनका हुक्मरान जमात से जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि अदालत में बंदा तभी जाता है जब बातचीत से काम नहीं बनता, जब वो गुफ्तगू करके आपको नाकामी हो जाती है, फिर आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन माफ करना, आपकी पार्टी का भी पंजाब में अच्छा है और ना ही सेंटर में अच्छा है। आपकी पार्टी का भी इनडायरेक्ट सा कोई लिंक बन रहा है। ये जो मिसकम्युनिकेशन, जो गैप आ रहा है कम्युनिकेशन में, कहा जाता है कि जब से ख्वाजा साद रफीक साहब मिल के आए हैं चौधरी बरादरान से, तो फिर चौधरी बरादरान को पैगाम भी आते रहे और उन्हें मजबूरन अदालत में जाना पड़ा। नहीं, देखिए ना जी, इसमें ये देखिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के बड़े सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। उन्होंने भी
मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज करने में पिछले जो 10 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये फैक्ट है कि एज स्पीकर उन्होंने खुद वो पास करवाया जो कानून था प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाला। और प्रोडक्शन ऑर्डर्स अपनी जो उनकी हलीफ हुक्मरान जमात के लोगों के भी, अलीम खान के भी, दूसरे जो थे उनके भी ऑर्डर इशू किए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी ऑर्डर्स जो हैं उन्होंने उसका वो फस नहीं बनाया जो हमें कौमी असेंबली में देखना पड़ा, जहां हर प्रोडक्शन के ऑर्डर के ऊपर एक बकायदा हमें और सैयद नवीद कमर साहब को अपने लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए पूरी जिद्दोजहद करना पड़ती थी। तो एक जो हमें कहूंगा कि रवादारी का मुजाहरा किया है, उसकी वजह से ये दरवाजे खुले हैं कि अब गुफ्तगू हो सकती है। पर इशू गवर्नमेंट का ये है कि जो गालिबन चौधरी साहबान को में नजर आ गया है कि हुकूमत कोरोना से निपटने में नाकाम है, हुकूमत मईशत को कंट्रोल करने में नाकाम है, और हुकूमत मुल्क में सियासी जो रवादारी और कंसेंसस कायम करने में नाकाम है। और ये 3 नाकामियां जब बैक वक्त आ गई हैं तो फिर ये हुकूमत अब ज्यादा देर चल नहीं सकेगी, इसको बहुत मुश्किलात आने वाली हैं अगले चंद महीनों में। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये मामला नैब वाला पहले उठा, लेकिन उस वक्त पॉलिटिशियन तो उठाते रहे, किसी ने नहीं सुनी। बिजनेसमैन जाकर मिले थे और मिले भी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ थे, उन्होंने शिकायत की थी। उसके बाद एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था, चले उनकी सुनी गई थी, लेकिन फिर ये हुकूमत ने शुगर वालों को शुगर माफिया कहना शुरू किया, आटा वालों को आटा माफिया कहना शुरू किया, जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए उनको पावर माफिया कहना शुरू किया। तो क्या अब बिजनेसमैनों के खिलाफ वो ड्राइव जो पुरानी थी, मैंने पिछले हफ्ते एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, वो कह रहे थे मियां मनशा वंशा सब पकड़े जाएंगे, ये वाकई अब इस डायरेक्शन में हुकूमती पॉलिसी जा रही है? पराजा साहब, मैंने नवीद कमर को भी सुना, खुरम दस्तगीर को भी सुना। पहले तो तारीख को दुरुस्त करें, ये नैब का इदारा जो है वो 99 में बना था, और ये बाद में जब ये पेट्रियाट वगैरह बन रही थी पीपल्स पार्टी, सबकी बात नहीं है, और उस वक्त बना और मियां साहब ने बनाया, मगर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने उसको जो भी अमेंडमेंट करनी थी वो की थी। आपने बिल्कुल सही दुरुस्तगी की कि उसके बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई और किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की। या ना कर सकी, क्या कहा? या ना कर सकी कोई हुकूमत भी नहीं। मैं हुकूमत अगर किसी चीज को नहीं कर सके तो फिर तो मतलब ये है कि हुकूमत नहीं रही ना। जो आज जिस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, अगर आप कहते हैं कि माजी में भी ये हुकूमत मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और करना चाहती थी नहीं कर सकी, या नून लीग की हुकूमत थी करना चाहती थी नहीं कर सकी, इसका मतलब यह कि जिस तरीके से आज की हुकूमत को पपेट का इशारा दिया जाता है तो फिर वो भी हुकूमतें ऐसी थी। आज तो इत्तेहाद ही खड़े हो गए ना। आज तो डॉक्टर साहब मसला मुख्तलिफ हो गया कि जिनकी वोटों पे 4 हों 6 हों 10 हों, जिनके वोटों पर हुकूमत खड़ी है वो इत्तेहादी खड़े हो गए। किसके खिलाफ? उसी चीज के खिलाफ जो जिसके बारे में अपोजिशन शिकायत कर रही थी। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि नैब का जो तरीकेकार है उस तरीके के साथ एहतसाब के सारे फेवर में है, एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब का जो नैब का तरीकेकार है, मैं समझता हूँ हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको रिग्रेट करते हैं। पीपल्स पार्टी PMLN करती है। आज वक्त आ गया है। बड़ी मेहरबानी, आपने अच्छा असूली मौक़िफ़ अपना लिया कि तरीक़ाकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वक्त जारी रखा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर किसी को ऐसे गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, तो उसको कैसे? तो डॉक्टर साहब फिर तो बात वही हो गई ना कि पुरानी हुकूमतें भी यही चाह रही थी। आप जैसे फरमा रहे हैं कि हुकूमत के अंदर बेतहाशा लोग हैं जो ये सोच रखते हैं, इत्तेहादी जो सोच रखते हैं, फिर आप भी नहीं कर पा रहे। ये अब वक्त आ गया। देखो, हमने जो ऑर्डिनेंस लेके आए, आज भी हमारी कोशिश ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एहतसाब के सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस भी बनाया जाए और मजबूत भी बनाया जाए। इधर रुकिएगा, बड़ी अच्छी बात आपने की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इकोनॉमी के हवाले से बार बार बात की जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसने हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो फैसले आज किए गए हम जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नवीद कमर साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं,
बहुत अच्छी तरह से आप फाइनेंस को आप समझते भी हैं, देखते भी हैं। हुकूमत कह रही है कि रेवेन्यू को लॉस हुआ है, हुकूमत कह रही है इंडस्ट्री बंद रही है, 35% कम आया रेवेन्यू। एक वाहिद एग्रीकल्चर शोबा है जो अब भी समझा जाता है कि मुल्क को उठा सकता है, लेकिन ईसीसी का इजलास हुआ, वहाँ पर एक समरी मूव हुई कि कपास की सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाए, वो बाकायदा रिजेक्ट कर दी गई। हुकूमत कितनी आपको संजीदा नजर आ रही है इकानमी को रिवाइव करने के लिए, इस सेक्टर को तरक्की देकर, जिसके बारे में सब इत्तफाक करते हैं कि हाँ आज के दौर में कोरोना की वजह से जो एक वाहिद सेक्टर है जो मुल्क को अभी भी अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। देखिए प्राची साहब, बात सारी ये है कि बात जो है वो समझने की भी है और लोगों का जो है मफाद वो भी देखने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि इतना जल्दी जब हमारे कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही हो, हमारे पास अमवात बढ़ रहे हों और हम लॉकडाउन की ईजिंग की बात कर रहे हों, ये किसी सूरत में भी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान में जस्टिफाइड है। जहां तक इकोनॉमिक सूरत हाल का ताल्लुक है, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली जो है वो ड्राई अप हो चुकी थी कोरोना के आने से पहले ही। आज वाकई ये हालात हैं कि दुनिया सारी में रिसेशन आया हुआ है। जी हाँ। और दुनिया में अगर रिसेशन है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा है, खासकर एक्सपोर्ट्स के हवाले से है और हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसके हवाले से। तो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान में बाहर से पैसा आना जो है वो बतदरीज काफी हद तक कम भी हुआ है और होता जाएगा। और आप जैसे आपने कहा कि जब तक कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं, और उसमें प्राइमरी लीड एग्रीकल्चर को लेनी होती है और उसके बाद बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी शामिल होगी। वो हम अब रीओरिएंट करें पूरी इकोनॉमी को, भूल जाएं वो दुनिया जो कि आज से 1 साल पहले थी। आपको जब तक नई सोच नहीं रखेंगे, ये बहुत सुनहरी मौका था जब ये समरी आई थी कॉटन प्रोडक्शन के लिए। अब हम कर क्या रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हमारी कॉटन जो है कि प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते उस लेवल पे आ गई कि हम कॉटन अब इंपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब हिस्टोरिकली हम हमेशा कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। तो भाई अगर आपने इकोनॉमी को का पट्टा बिठाना है तो यही तो तरीका होता है। पॉलिसीज आपने दे दी, आपने अब जा रहे हैं, अभी तक आप वही क्लासिकल पॉलिसी पे हैं कि नहीं जी ये फ्री मार्केट होनी चाहिए, फ्री मार्केट में अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होती तो ना हो। ये समरी कोई सब्सिडी के हवाले से सैयद नवीद कमर साहब, सब्सिडी नहीं मांगी गई थी बल्कि सपोर्ट प्राइस फिक्स करने की बात की गई थी। जी सॉरी से लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये कोई सब्सिडी कपास के लिए नहीं मांगी थी ईसीसी से, बल्कि ये कहा गया था इसकी सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दें ताकि ग्रोअर को कॉन्फिडेंस मिले, वो ज्यादा एरिया ऑफ कल्टीवेशन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कपास का तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन कम हो गया, गन्ना आ गया, मकई आ गई, दीगर क्रॉप्स आ गई, हालांकि कैश क्रॉप तो हमारी है ही कॉटन। जी तो जरूरत यह है कि हम कम से कम अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी टेक्सटाइल मिल्स को फीड करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी कपास उगानी चाहिए। अब हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं होगी, आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा जिससे आप वो डॉलर्स देंगे? और इस किस्म की चीजें जो कि हम खुद कर सकते हैं वो भी हम बाहर से मंगाएंगे। जैसे मैं कह रहा था कि दुनिया तो फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। अपने आप को जो है कि आइंदा दुनिया में इकोनॉमी का जो भी हाल हो, हमारा अपना मुल्क में लोगों के खाने के लिए तो चीजें हों, हमारे गंदम, हमारी चावल, हमारे बाकी जो दालें वगैरह वो सब न सिर्फ यहाँ पैदा हों बल्कि मौजूद हों और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। लेकिन हम अगर इसी पुराने दकियानूसी ख्यालात पे रहेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं हो सकती और फिर तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोई ऐसा मसीहा आए जो कि पाकिस्तान को ठीक कर सके, लिफ्ट कर सके। खुरम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत देखे ना,
शुगर मिल्स वालों को नाराज कर चुकी, शुगर मिल एसोसिएशन वाले नाराज हो गए, पावर सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो नाराज हो गए, उनके खिलाफ रिपोर्ट्स आ गई। अब एप्टमा को भी अगर हुकूमत नाराज कर देती ये समरी मंजूर करके, जिसमें किसान को कुछ थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस मिलती, सपोर्ट मिलती, हालांकि सपोर्ट प्राइस गंदम की भी तो फिक्स है, वो भी तो चल रहा है, तो आप समझते हैं कि ये बैलेंस किया है हुकूमत ने? जी, एक तो वाजे होना चाहिए कि जितने भी स्कैंडल आ रहे हैं, चाहे वो दवाइयों का इनका पहला स्कैंडल आया, एलपीजी का स्कैंडल आया, उसके बाद आटे का बहुत बड़ा स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, अभी आईपीपी का स्कैंडल, इन सब स्कैंडल के खुरे अगर आप गौर करें तो जाकर वफाकी काबीना के अंदर तक जा रहे हैं कि हर मामला जो सामने आया है आवाम के, उसमें कोई ना कोई एक से ज्यादा वफाकी वज़रा जो हैं उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो ये मामला तो बड़ा संजीदा है। और फिर इस हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है वो तो गिरवी रख दी गई है बैनुल-अक़वामी इदारों के पास, और वहीं से फैसले होते हैं। क्योंकि इतना खराब आईएमएफ पैकेज जो है वो पहले भी बड़े आए थे, लेकिन इतना कमजोर निगोशिएट किया गया पैकेज जो है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। यही वजह है कि हुकूमत ने अपने हाथ खुद बांध कर फिर कहते हैं हम तो गरीब है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहां ये जो इस तरह की समरियां तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, लेकिन साथ ही उसी दिन हमने ये देखा कि ईसीसी ने कहा कि अच्छा जी वो 166 करोड़ रुपए हैं हमारे पास एक इदारे के लिए कि वो टेलीकॉम मॉनिटरिंग कर सकें। तो वहां तो कोई कमी नहीं है अल्लाह के करम से, और यहाँ किसानों के लिए बड़ी बड़ी कमी है। तो हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं वो, चाहे जब उन्होंने एक डिजास्टर्स डिवैल्यूएशन की, चाहे डिजास्टर्स तौर पे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट रेज किया, टैक्सेशन को जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती करने की कोशिश की, उसमें नाकामी हुई। और ये बात मैं बात को रिपीट करना चाहता हूं कि कोरोना आने से पहले ही पाकिस्तान की मुईशत तबाही का शिकार थी। कोरोना ने तो सिर्फ इनको एक कवर प्रोवाइड कर दिया कि देखिए कोरोना ने खराबी कर दी, वरना ये खराबी कर चुके थे पाकिस्तान की। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अगर रेवेन्यू की आज बात हुई कि 35% कम हुए, तो जितने 3 मंथ एस्टिमेट्स आते रहे किसी एक भी टारगेट को पूरा नहीं किया गया। आप बेशक वो जुलाई से सितंबर तक का ले लें, सितंबर से दिसंबर तक का ले लें, चले कोरोना आ गया अब तो हो गई सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो बुनियादी बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए किसान को सपोर्ट दे दी जाए, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, यानी अगर कपास नहीं कोई खरीदता तो हुकूमत इतने रेट पर, कोई 4500 के करीब था समरी में, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। क्या हम समझें कि किसान की आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जब हमें इंटरनली अपनी प्रोडक्शन पर ज़्यादा इन्हिसार करना है? पराचा साहब देखें, मैं 2002 से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को जज भी करता रहता हूँ और खुद पार्ट भी रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट है। वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले ज्यादा करती है बनस्बत पब्लिक पॉपुलर फैसले, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर होते हैं उनकी कॉन्फिडेंस में जरूर लिया जाता है, मगर उनके जो ज्यादातर बेनिफिट वो हर बंदा अपने ज्यादा सोचता है। सब्सिडी दे देती है ये हुकूमत, लेकिन सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि सब्सिडी का जो फैसला है, ये सब्सिडी के फैसले होते रहते हैं, सब्सिडी देना इतना जुर्म नहीं है, मगर जो एक्सपोर्ट की इजाजत देना वो बड़ा जुर्म है। कि आप ने जज किया आपकी बात सुन के खुर्रम दस्तगीर खान साहब जरूर खुश हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि जो बात वो करते हैं देकर जुर्म किया जाता है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब आप वही बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं पराचा साहब, आप भी मुझे इतने अरसे से जानते हैं, खुर्रम भाई भी जानते हैं, नवीद साहब तो मेरे बड़े भाई है। मैं जो ना रियलिस्टिक बात करता हूं, और बात यह है कि पहले हमारे फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट, हमारी एक पूरी टीम हमें बताए कि कौन सी प्रोडक्शन कितनी है और आया ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए तो ये पहले शुगर के मामले में फूड सिक्योरिटी वाले सेक्रेटरी बेचारे ने बताया था कि अगले साल हो सकता है पानी न होने की वजह से गन्ना कम हो, चीनी कम हो सकती है, उसको तो हटा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी ईसीसी ने और फिर काबीना ने। मैं आपको बताऊं, ये चीनी और गंदम के हवाले से अक्टूबर और नवंबर में
नवीद कमर साहब भी बैठे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस की मीटिंग थी, मैंने एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा इस चीज को नोटिस पे लाया था कि ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी जो है वो गले में पड़ जाएगी, इस वजह से हमें इसको देखना पड़ेगा। और अगर ये सूरत हाल रही तो चीनी आपको 80 रुपए में फरवरी में नहीं मिलेगी और गंदम आपको 50 रुपए नहीं मिलेगी। ये मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा इन्वेस्टर सारे जो है वो आ रहे हैं और इस वजह से हमें इनको देखना पड़ेगा। ये हमने तब भी बातें की थी, देखिए रियलिस्टिक बने, मगर आप वहां पे गलती को माने कि ये गलती है। गलती मीडिया, मैंने अभी मीडिया के हवाले से लिखा कि भाई मीडिया भी अपना रोल इख्तियार करे और हमें सही क्रिटिसिज्म को हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि इस्लाह हो, इलेक्शन से पहले जितना भी क्रिटिसिज्म हो सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ उसको सुने। मगर ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद है जो, अब खुर्रम दस्तगीर साहब पहले भी होते थे ना, बहुत सोबर तरीके से बैठे रहते थे, मगर 2-3 हमारे पास नून लीग में ऐसे बंदे थे जिसको आगे कर देते थे, जाए ये गालियां दे के आए। और इस तरीके से पीटीआई के अंदर भी है, इस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं समझता हूँ ये कल्चर अब खत्म होना चाहिए। आज इधर रुकिएगा, आज अगर हम 3 बैठे, अगर हम तीनों में से एक बंदा भी ऐसे होता तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो, मतलब ये सिस्टम नहीं है। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं पैनल बनाने में, दोस्तों को रिक्वेस्ट करने में मेरा पूरा दिन लग जाता है और मैं यही कहता हूं कि किसी तरह मेरे प्रोग्राम में कम से कम कोई झगड़ा ना हो, एहतराम हो, एक दूसरे की इज्जत हो, इख्तलाफ राय हक है, हर पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर लीडर का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज जो फैसला हुआ कि कोरोना लॉकडाउन में आसानियां पैदा की जाएंगी, हफ्ते वाले दिन से लिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो मैं कम से कम आज कोई 600 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, मुझे वैसे पंजाब में लॉकडाउन नज़र नहीं आया, लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसके लिए भी ऐलान कर दिया गया। इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। सैयद नवीद कमर साहब, सिंध हुकूमत हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही कि लॉकडाउन ख़त्म ना करें और इस पर सियासत ना करें, लेकिन आज जो फैसले हुए यहाँ बताया गया हमें कि सिंध हुकूमत भी शामिल थी, सबकी रजामंदी से फैसले हुए। जो फैसला ना हुआ ट्रांसपोर्ट खोलने का, उस पर सूबे राजी नहीं थे, तो इसलिए वो अभी फैसला नहीं हुआ। तो क्या अब ऑन बोर्ड आने वाली, सब इकट्ठे होकर चलने वाली, वो हम बिल आखिर उस स्टेज पे आ गए हैं कि मिल के फैसले हो रहे हैं? देखिए भाई साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि पहले दिन से जब इकट्ठे बैठ के फैसले होते थे तो हर एक अपना व्यू पॉइंट देता है, लेकिन आखिर में फैसला जो होता है वो सबको उस पे चलना होता है। ये कभी भी नहीं हुआ कि ये फोरम हो या कोई और फोरम हो कि यहाँ फैसले हुए और उससे इख्तलाफ करके हर सूबे ने अपनी अपनी बात की, ये नहीं है। और आज की भी बात जो है वो इसी अंदाज में मेरा ख्याल है लेनी चाहिए। जहां तक ये इशू है कि क्या आज के फैसले सही थे या नहीं थे, मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि नहीं, हम जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसके कॉस्ट जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। अगर सारे सिनेरियो में वफाक की तरफ से दबाव भी रहा सिंध हुकूमत पर। आज भी सुबह वहाँ कराची में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के 2 दीगर अरकान असेंबली, सूबाई असेंबली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो वज़ीर आला के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो क्या ये वफाक का दबाव या वहाँ जो डाला गया कराची में, सिंध में, वो काम कर गया कि सिंध हुकूमत ने कहा कि चलें ठीक है, छोटी मार्केट्स, छोटे कारोबार खोल लेते हैं? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, बात सारी ये है कि आपको मिक्स सिग्नल्स भी तो नहीं देने चाहिए ना। पहले दिन से ये हो रहा है कि अगर आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जरूरत नहीं है लॉकडाउन की, या है भी तो उसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद लोग भी समझते हैं कि भाई ये बेकार है, खामखा हमें तकलीफ में डाल रहे हैं, ठीक है हमारी मर्जी है, कहीं थोड़ा ज्यादा इन्फोर्समेंट होगी तो बेहतर है। लेकिन आपने देखा कि इन्फोर्समेंट के हिसाब से बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान कदरे फिर भी बेहतर रहा, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में काफी हद तक कम इन्फोर्समेंट हुई लॉकडाउन की। और अब जब फर्दर खोलने की हम बात कर रहे हैं
तो सिंध को इन वे तो साथ जाना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसके जो खतरात हैं, क्योंकि हमारा जितना भी जो मेडिकल प्रोफेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारी दुनिया में जहां अगर ये वायरस बढ़ रहा है, हम तो कर्व को क्रॉस जो है पीक को क्रॉस नहीं कर चुके, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें स्लो डाउन तो नहीं करना चाहिए ना, हमको पीक को क्रॉस कर लेना चाहिए, उसके बाद हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हम कहें कि अच्छा ठीक है, अब हम सोचें कि फर्दर इसको किस तरह से ईज करना चाहिए। तो प्री मैच्योर फैसले करना जो है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है, किसका प्रेशर है जिसकी वजह से हम पूरे अपने लोगों की जानें खतरों में डालें। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, एक बहस चलती रही कि जी या तो हम जो है कोरोना से मौत देख लें या फिर हम भूख से मौत देख लें, तो क्या वो जो मईशत संभालने वाली थ्योरी थी वो ओवर पावर कर गई कि चले कोरोना में जो मरते हैं मर जाएं लेकिन मईशत को तो संभाला जाए? फैज अहमद फैज से माजरत के साथ कि वो लॉकडाउन जिसका सारे मुल्क में असर ना था, वो लॉकडाउन उन्हें बहुत नागवार गुजरा है। सब लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले दिन से अवाम को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ दिया ना। पहले कंफ्यूज्ड और बेदिली से एक लॉकडाउन किया जिसका असर ना हुआ। अब जबकि ऐन उस वक्त पूरे मुल्क में, आपने शुरू में बताया, इन्फेक्शन भी बढ़ रही है और मुझे दुख से कहना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों की, पाकिस्तानियों की अमवात पूरे मुल्क में हो रही हैं, तो लॉकडाउन खोल दिया है। देखिए, जो हुकूमतें आरजी फायदों के लिए नागुजीर मामलात पर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, उन्हें ना फायदा मिलता है, ना वो जो मामलात जिसको भविष्य को बेहतर करना पड़ेगा वो भी नहीं उन्हें। तो यहां हमने यही नजर आ रहा है कि ये जो इन्होंने उजलत में किया गया फैसला है, इसमें अब प्रॉब्लम बढ़ेगी और मईशत के जो मामलात हैं वो भी उस तरह नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कसाद बाजारी का मामला है। तो इस हुकूमत की जो फैसला साजी है वो बड़ी अजीब और गरीब है कि अच्छा जी सूबे अपनी मर्जी से फैसला कर लें। भाई सूबे कैसे फैसला कर लें जब जो पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया, तो क्या वजीर आजम उस अशराफिया का हिस्सा नहीं है, या अशराफिया ने वजीर आजम को बुलडोज करके ये फैसला करा दिया? जब इस तरह के मुस्तकिल तौर पर तजब्जब और मखमसा आएगा, पाकिस्तान को उसका, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, जानी नुकसान भी होगा और मुआशी नुकसान भी होगा। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब, ये अजीब सा वैसे फैसला नहीं है कि दुकानें खोल दें, ट्रांसपोर्ट ना खोलें, ग्राहक किस चीज़ पे आएंगे? उसके बाद आप बरामदात बढ़ा रहे हैं, PIA बंद है, वो नहीं खोली गई, ये आधा तीतर आधा बटेर, ये कब तक चलेगा? ये कि आज जो फैसले लिए गए, एक तो कोऑर्डिनेशन के साथ आज सारे फैसले हो रहे हैं। कुछ दिनों से राइट और लेफ्ट की बिल्कुल पीपुल्स पार्टी और PTI का एक अपनी डायरेक्शन थी, मगर आपने देखा कि इस दौरान चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी और फेडरल गवर्नर ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया और उसके तहत जो है वो सारे फैसले होने लगे और चीफ मिनिस्टर ने भी उन चीजों को माना। रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन ही इलाज है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर लॉकडाउन कितने अरसे तक रह सकता है, हमें उस चीज को भी ज़हन में रखना चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो आज तक जो है लॉकडाउन के ऊपर चल रहे हैं। कुछ ममालिक के अंदर कुछ रिलैक्सेशन आई है, आपने यूरोप के अंदर भी देखा कि कुछ रिलैक्सेशन आई है। जहां तक आदमी कर सका वहां पे किया। तो अपनी पीक देख चुके ना, उनका कर्व फ्लैटन हुआ, फिर वो नीचे आया, उन्होंने कहा अच्छा हम बंदिशें खत्म कर देते हैं। मैं समझता हूं कि जो 20 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ, 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का अगर लॉकडाउन बिल्कुल सख्त होता तो आज हमारे पास पीक होती नहीं, हम बहुत बेहतर वाली कंडीशन में होते। एक तो वो पीक आई नहीं, अब ये पीक जो ना वो स्लोली बढ़ती जाएगी। वो जो हमारा कंट्रोल इतना नहीं रहा, अब कम से कम इतना ज्यादा अर्सा हम लॉकडाउन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा मुल्क के अंदर ऐसी भी कोई चीजें नहीं है कि हमारे बिस्प के अलावा, एहसास प्रोग्राम के अलावा तो हमारे पास ऐसी कोई डेटा ही नहीं है। लोग हमारे पास टैक्स के इतने रजिस्टर्ड लोग नहीं है कि हम छोटे छोटे दुकानदारों को भी कोई रिलीफ दे सके। अमेरिका, कनाडा, लंदन के जो डेवलप कंट्री है, उनके तो घर बैठे जो बंदा जितना कमाता था उतने पैसे उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक जो है वो पहुंच रहे। हमारे पास नहीं ऐसा कोई सिस्टम है और नहीं पब्लिक ने अपना ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है कि हुकूमत को
ये ले, वो पब्लिक भी इस तरीके से छुपा छुपा के चल रही थी। और फिर कारोबार, छोटा बड़ा कारोबार खोलना पड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने वक्त निकाला। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सैयद नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मईशत खोलें, कोरोना पे कंट्रोल करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करें। नेक महीना है कि अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए और ज़िंदगी फिर दोबारा नॉर्मल हो। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।